नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम के द्वारा हम +2 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका लेसन नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से जो दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो प्रमुख भारत और उसके पड़ोसी देशों को शामिल है वो किया जाता है, और इसका जो लोकतंत्र और जो व्यापक संदर्भ में, चाहे राजतंत्र रहा हो चाहे अन्य तानाशाही शासन रहा, उसके संदर्भ में इसकी जो व्याख्या वो प्रस्तुत है वो की गई है। तो मुख्य तौर पे वर्तमान समय में अगर बात की जाती है तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत मुख्य रूप से लोकतंत्र की स्थापना ही की गई है, जिसके माध्यम के द्वारा अलग अलग संगठनों के द्वारा इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो पहनाया गया है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति के बारे में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में इसका गठन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। तो जैसा कि आपको थोड़ा सा पता है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र की जो व्यापक रूप से स्थापना है वो आज़ादी के समय काल से न रहते उसके बाद से शुरुआत हुई है। तो यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में उतार चढ़ाव रहा है, यानी कि सैनिक तख्तापलट यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में हुए हैं और लोगों को लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए काफ़ी संघर्ष है वो करना पड़ा है। तो पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी और जल्दी अपना निर्वाचन भी करा लिया था। यानी कि सबसे पहले यहाँ के जनरल जो अयूब खान थे उन्होंने सैनिक बागडोर के माध्यम के द्वारा अपना जो इलेक्शन करवाने के बाद इलेक्टेड है वो हो गए थे। तो तानाशाही शासन शुरुआती दौर के अंतर्गत स्थापित है वो हो गया था। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद है वो छोड़ना पड़ा था। यानी कि उसके बाद काफ़ी अधिक मात्रा में लोग उनके खिलाफ हो गए थे और ऐसा करने की वजह से ही उनको शासन है वो छोड़ना पड़ा था। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल अहियान खान ने शासन की बागडोर वो संभाली। उनके बाद जो शासन की बागडोर थी वो याहिया खान ने संभाली थी। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध है वो हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश की स्थापना करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने के बाद इसका रास्ता है वो साफ हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। उसके बावजूद क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अलग स्वतंत्र देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में वो स्थापना है वो हुई। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही थी। उनके बाद जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वहाँ पर 1971 से लेकर 1977 तक जो उनकी सरकार है वो कायम रही। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल ज़िया-उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार है वो बनी। तो आखिर में ये 1971 ज़िया-उल हक के सरकार को गिराने के बाद 1988 में एक बार फिर जनरल बेनजीर भुट्टो, यानी कि लगभग 11 साल तक सैनिक शासन रहने के बाद 1988 में बेनजीर भुट्टो के शासनकाल के समय काल के दौरान लोकतंत्र की स्थापना दोबारा से हो पाई। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुख्य रूप से बेनजीर भुट्टो की पार्टी है उनके बीच में और मुस्लिम लीग के आपस में ये होड़ है वो लगी रहती है। निर्वाचन लोकतंत्र की यह व्यवस्था 1999 तक कायम रही और 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया था। तो जिस तरीके से आपको पता है कि 1999 के अंदर हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो नवाज शरीफ को हटाने के बाद
वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ ने जो सेना है वो अख्तियार ली थी। उसके बाद वहाँ के खुद जो सैनिक शासन के तहत उन्होंने शासन है वो किया था। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवाया। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव करवाए और 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता कर रहे हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ के बाद उन्होंने अपना निर्वाचन है वो 2001 में राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया था सैनिक शासन के बाद, और उसके बाद से लेकर 2008 तक सैनिक शासक रहने के बाद तक जो 2008 में जो पाकिस्तान में पहली बार इलेक्शन हुई, उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार है वो चुनी गई थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण रहे हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामरिक दबदबा रहा है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाता है तो किस वजह से पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना है वो नहीं की गई, तो यहाँ पर कई अधिक कारण है वो माने जा सकते हैं, जिसमें के अंदर सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, उनके सामाजिक दबदबे की वजह से ही ये सारे विस्थापित या कारण है वो माने जा सकते हैं, जिनकी वजह से ही मुख्य रूप से लोकतंत्र की स्थापना है वो नहीं की गई। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ था। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। कई बार निर्वाचित सैनिकों सरकारों को गिराने के बाद ही सैनिक शासन है वो कायम किया गया, और पाकिस्तान की शुरुआती दौर से लेकर अभी तक वर्तमान समय तक अगर देखा जाए तो काफ़ी तनातनी इनकी रह सकती है हर समूह के ऊपर। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है, और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है, यानी कि मुख्य रूप से इसके लोकतंत्र और सामाजिक समर्थन और आर्थिक समूह के मामले के संदर्भ में भी इनमें माना जा सकता है, जिसके कारण इनके राजनीतिक परिघटनों और लोकतंत्र में खोट की वजह बताई गई है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। अगर जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम डैमेज हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से ये मान सकते हैं कि आगे की जो स्थिति है वो भयानक होने वाली है, क्योंकि अभी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति है वो पाकिस्तान के अंदर लगने की कंगार पे, यानी कि सरकार के पास पैसा, सरकारी खजाना बिल्कुल ख़त्म है। तो प्रमुख रूप से ये जो पॉलिटिकल जो लालच है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है वो बन सकता है। इस तरह से ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती है। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम है वो रहा है। तो प्रमुख रूप से कई घटनाक्रम करने की वजह से ही पाकिस्तान में लोकतंत्र का जो प्रमुख रूप से सफल न होना प्रमुख कारण वो माने जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी स्थिति है वो भयानक रही है, और इसकी वजह से लोकतंत्र प्रमुख रूप से मजबूत है वो नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है, और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। तो स्वतंत्र प्रेस और मानवाधिकार आंदोलन की वजह से ही कुछ ना कुछ इसके वजूद की हम कल्पना है वो कर सकते हैं, जिनके माध्यम के द्वारा अधिकारों की कल्पना की जा सकती है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलते। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। तो प्रमुख रूप से काफ़ी अधिक मात्रा में जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का भी जो समर्थन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन भी पाकिस्तान को नहीं मिला, और सेना को प्रभुत्व कायम रखने के लिए जो वजह है वो बताई जाती है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा है वो दिया था। तो समय के साथ साथ अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के देशों के द्वारा पाकिस्तान में मुख्य रूप से सैनिक शासन को बढ़ावा दिया जाता रहा। इन देशों को आतंकवाद से डर लगता है, जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं न आतंकवादियों के समूह के हाथ में न लग जाएं। तो मुख्य रूप से जो आतंकवादी है कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अन्य देशों की तुलना में विश्व के अधिकतर देशों को यह डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं ये जो हथियार है वो पाकिस्तान के आतंकवादी समूह के हाथ ना लग जाए, जिसकी वजह से ही विश्व एक निम्न स्तर पर एक शून्य की स्थिति पे चला जाएगा। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान के ये देश पश्चिमी तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। तो इसकी वजह से ही पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की तुलना में जो
सहायता दी जाती है वो कहीं ना कहीं इसके संरक्षण की नीति को कारगर साबित के लिए मानी जा सकती है। ये आप देख सकती हो, सैनिक प्लस सैनिक जीरो, सैनिक प्लस शासन जीरो, सैनिक प्लस प्रशासक यहाँ पर दो। तो इस तरीके से ये परवेज़ मुशर्रफ का जो ये कार्टून है वो बनाया गया है कि जिसके माध्यम से यहाँ जो प्रशासक और सैनिक समूह ही यहाँ पर कारगर साबित है वो हो सकते हैं। अब आ जाता है हमारा आगे बांग्लादेश में लोकतंत्र, किस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थिति है वो देखी जा सकती है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग रहा था, यानी कि इसको वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा वो रहा था। अंग्रेजी राज के समय में बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दौरे और अपने उपरोधुर भाषा को लादने के खिलाफ थे। तो ये जो भाषा अपनाई गई थी, जो भारत की आज़ाद होने की स्थिति तक इसको पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा वो मान लिया गया था, पश्चिमी पाकिस्तान का। तो इसकी वजह से ही जो उर्दू भाषा यहाँ पर मुख्य, जैसे जिस तरीके से पाकिस्तान की जो भाषा है, राजकीय भाषा उर्दू है, तो उर्दू भाषा का जो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर लादे जाना इसका प्रमुख कारण था। और यहाँ के जो अधिकतर लोग थे वो बांग्ला भाषी बोलने वाले थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति तथा भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विद्रोह जताना शुरू कर दिया था। यानी कि ये इनकी अधिकतर यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा थी वो बांग्ला भाषा थी, और उसी भाषा को व्यवहारिक रूप में ये प्रयोग वो करना चाहते थे। और इसकी वजह से ही पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने शुरू हो गए थे। इस क्षेत्र में जनता ने प्रशासन में अपने नियोजित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। तो इस तरीके से जो मूवमेंट था यहाँ पाकिस्तान को अलग, पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश का दर्जा दिलाने के लिए, तो इसके लिए जो नेतृत्व था, लीडरशिप थी, वो शेख मुजीबुर रहमान ने इसका जो लीडरशिप है वो अपनाई थी। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय वो मिल गई थी। यानी कि पूरी वर्तमान बांग्लादेश में वहाँ पर अच्छी तरीके से जो सीटें थी उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में इनको विजय वो प्राप्त हुई थी सारी सीटों पे। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुत बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार कर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को दबाता रहा और सरकार ने इस सभा को आउट करने से इनकार वो कर दिया गया था। यानी कि अवामी लीग को पश्चिमी पाकिस्तान के अंतर्गत पूरे पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, सरकार बनाने के इनकार वो कर दिया था। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल यहीमा खान के सैनिक शासन के पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। तो उसके बाद क्या हुआ, अवामी लीग के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ के जो जनरल थे सैनिक यहीमा खान ने वहाँ पर सैनिक शासन की बदौलत बांग्लादेश में जो इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश है वो की। हजारों लोगों को पाकिस्तान के सेना के हाथों में मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करने गए। तो जिस तरीके से सैनिक विद्रोह की स्थिति पैदा होने की वजह से, उनको मार गिराने की वजह से वहाँ से लोग, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत में पलायन वो करने लग गए थे। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। अब इन शरणार्थियों को जिस तरीके से शरण दी जा रही थी उसकी वजह से भारत में ये स्थिति भयानक है वो दिनों दिन हुई जा रही थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर सैनिक प्रशासन के द्वारा जो विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने इंसानों को गोली बंदूकों से या फांसी से लटका दिया जाता था। महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ रेप की घटनाएं वो की जाती थी। तो बड़े जुर्म है वो उठाए जा रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन के द्वारा। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय तथा सैनिक सहायता दी। तो इसी के एवज में पूर्वी पाकिस्तान के देश, वर्तमान में बांग्लादेश है, उनको भारत ने वित्तीय और फाइनेंशियल और मिलिट्री सहायता देने की कोशिश है वो की। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। तो उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ
तो 1971 के करार के तहत पूर्वी पाकिस्तान की जो सेनाएं थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई और उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने। और बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान में एक नए देश बांग्लादेश के रूप में जो निर्माण कार्य वो हुआ था। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाया और संसदीय प्रणाली की जगह आदेशात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। तो इसी के अंतर्गत उनका संविधान बनाएगा। संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवादी जो देश घोषित करने के लिए जो प्रणाली थी वो अपनाएगी। और 1975 के आसपास उन्होंने क्या किया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टी को समाप्त वो कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ अवामी लीग ही वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रह सकती है, उसके बाद सभी पार्टी को समाप्त वो कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों में मारा गया। तो इसी के तहत क्या हुआ कि शेख मुजीब था जिसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली थी, यानी कि एक ही पार्टी सिस्टम अपना ली थी। उसकी वजह से लोगों ने वहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसके बाद सैनिक शासन के द्वारा उसकी शेख मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया। नए सैनिक शासक जिया रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजय रहे। जिया रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल HL इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन की बागडोर संभाली। तो ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक हत्या करने के बाद सैनिक तख्ता पर चलता रहा और 1970 के आसपास ये घटनाक्रम एक क्रम से दूसरे क्रम पर चलता रहा। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे बढ़ चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम के तहत लोकतंत्र की स्थापना वो की जाए और इसी के तहत लोग विद्रोह की स्थिति पर उतर आए थे। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। तो लगभग जिस तरीके से जनरल इरशाद ने ये पद ग्रहण किया था, लगभग जनता के विरोध की वजह से ही 1990 के अंदर उन्होंने ये पद है वो छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुआ। तो 1990 के जनरल इरशाद के त्यागपत्र देने के बाद 1991 में जो चुनाव कराए गए थे उसके माध्यम के द्वारा जो स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों की स्थापना वो की गई और बहुदलीय प्रणाली के द्वारा संसदीय प्रणाली स्थापना अपनाई गई। तो इसी के द्वारा वहाँ पर ये जो उतार चढ़ाव की स्थिति थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक एक समानता रही थी। जहाँ पाकिस्तान में ये जो स्थिति थी लोकतंत्र कायम करने की जो स्थिति थी वो 2008 में कायम रह पाई, वहीं बांग्लादेश में यह स्थिति 1991 के अंदर चुनाव के अंदर निर्धारित है वो कर दी गई थी। उसी के माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं कि इन देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना वो की गई है। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें। मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन या वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करें। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।